आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास पढ़ेंगे, यानी 10 क्लास की हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, MCQ। इसे ध्यान से सुनना होगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला जो है इटली एवं जर्मनी में किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी जो है किस महादेश में आते हैं? इटली और जर्मनी जो है किस महादेश में आते हैं? ते यूरोप महादेश में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस में किस वंश के शासक पुनर्स्थापना वियना सम्मेलन कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस वंश के शासक ने पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया? वो कौन वंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का शासक था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी एक जो था उसका संबंध जो था किस संगठन का था? यूरोपियन में मेजनी जो था उसका संगठन जो है कौन सा है? तो मेजनी जो है इसका संगठन जो है वह चेका संगठन से संबंधित है मेजनी। अगला, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध था। यह नहीं चाह रहा था कि एकीकरण हो। जैसे भारत में अंग्रेज लोग नहीं चाह रहे थे कि भारत का एकीकरण हो, यानी देशी रियासतें जितना भी हो ये वो राज्य बने। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी तरह ये इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन, काउंट गाफूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट गाफूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर, विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री था जो कि काउंट गाफूर को किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट गफूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो काउंट गफूर जो था प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन का निर्माण जो है नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन, जाल्वेरियन कैसी संस्था है? जाल्वेरियन जो है वो कैसी संस्था है? तो जाल्वेरियन जो है व्यापारियों की संस्था है। जाल्वेरियन कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति इतिहास के क्षेत्र में राजतंत्र में जब जाइएगा तो बलबन एगो था, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय महादेश जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। डी नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप वासियों के लिए किस
देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए कौन से देश का जो है यहाँ पर देश होगा, कौन से देश का साहित्य ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यानी उस साहित्य को देखकर वहाँ के लोग जो है अपनाए, वो कौन सा देश है? ये जर्मनी है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा का सामान साबित हुआ? तो जर्मनी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? वो कौन सा देश है? तुर्की के साथ हुई। एड्रियानोपुल की जो संधि वह तुर्की के साथ हुई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के अवधारणा का जन्म किस घटना के कारण हुआ? राष्ट्रवाद के अवधारणा का जो जन्म है किस घटना के कारण हुआ? वो कौन सा घटना है? वह पुनर्जागरण की घटना के कारण हुआ। राष्ट्रवाद जो है पुनर्जागरण की घटना के कारण हुआ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, वियना सम्मेलन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जब वियना में सम्मेलन हो रहा था उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने की थी? 14 लुई 18, चार्ल्स एक्ट, मेटरनिख, नेपोलियन। 14 का सी। वियना सम्मेलन जब हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो मेटरनिख थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिख है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन जो है वो कब हुआ? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है वो कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक में फ्रांस का निर्माता जो है किसे माना जाता है? वो भी नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक में फ्रांस का निर्माता जो है नेपोलियन है। नेपोलियन द्वारा तैयार किए गए कानून के संग्रह को कहा जाता है। नेपोलियन जो कानून तैयार किया था उसको क्या कहा जाता था? संग्रह को नेपोलियन कोड कहा जाता था। नेपोलियन जो कानून तैयार करेगा वो अपने नाम से तैयार करेगा, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ? जन्म तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु नेपोलियन का कब हुआ था? 1821 ईस्वी में मृत्यु हुआ था नेपोलियन को। नेपोलियन का मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। अगला, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था कौन था? चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था और रूस का जार था। कौन था? नेपोलियन कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? मेटरनिख व्यवस्था भी जो है इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मेटरनिख व्यवस्था को लागू की गई? ऑप्शन नंबर दिया गया है, आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा डी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था जो थी उसको पुनर्स्थापना के लिए मेटरनिख व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो
यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकेगा तो सर्दी और बुखार हो जाएगा। मेटरनिख। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालन करने वाले देश कौन सा है? कहने का मतलब है ये देश है यूनान। यूनान जो है यूरोपियन सभ्यता को पालन करता है। मेजनी का जन्म कब हुआ था? मेजनी का जन्म कब हुआ था? मेजनी का जन्म जो है 1805 ईस्वी में हुआ था मेजनी का जन्म। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के पिता किसे कहा जाता है? इटली में जब एकीकरण हुआ उसके पिता कौन थे? मेजनी थे। इटली के एकीकरण के पिता जो थे मेजनी थे। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था देश? इटली के एकीकरण नहीं होने देने चाहने वाला जो था वो कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में बाधक है। भारत के एकीकरण में अंग्रेज लोग थे क्योंकि गुलाम बनाकर रखे थे ना, इसीलिए। यंग इटली संस्था का गठन कब किया गया? यंग इटली जो संस्था है उसका गठन कब किया गया? अठारह ईस्वी में यंग इटली संस्था का गठन और यंग यूरोप संस्था का गठन। इटली को तो 37 में हुआ। यंग यूरोप संस्था का गठन जो है कब किया गया? 1831 ईस्वी में किया गया। पीडमाउंट, क्वेश्चन नंबर 30, पीडमाउंट सार्डिनिया का शासक कौन था? पीडमाउंट सार्डिनिया का जो शासक था वो कौन था? गैरिबाल्डी था, काउंट गफूर था, कि मेजनी था, कि विक्टर इमैनुअल था? पीडमाउंट सार्डिया का शासक विक्टर इमैनुअल था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन जो है किसने किया था? ऑप्शन नंबर 30 में आंसर छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 जो है ना उसी में आंसर है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये काउंट गफूर थे। काउंट काबूर। अगला क्वेश्चन, सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री था। सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर सार्डिनिया पीडमाउंट के प्रधानमंत्री जो था कौन था? जब सार्डिनिया का शासक था काउंट गफूर तो प्रधानमंत्री यही रहेगा, काउंट गफूर। अगला क्वेश्चन, काउंट गफूर का जन्म कब हुआ था? काउंट काबूर का जन्म जो है कब हुआ था? 1810 ईस्वी में काउंट काबूर का जन्म हुआ था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया का जो युद्ध है ना कब हुआ था? क्रीमिया का युद्ध 1853 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जो तलवार है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 30 को देखना है। इटली के एकीकरण में ऑप्शन नंबर 30 को देखना है।
इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण का तलवार जो है ना, वो किसको कहते हैं? गैरिबाल्डी को कहते हैं तलवार। तलवार किसे बोलते हैं? गैरिबाल्डी को। इटली का एकीकरण का तलवार कौन है? गैरिबाल्डी है। गैरिबाल्डी ने किस सेना का गठन किया था? गैरिबाल्डी जो था वो किस सेना का गठन किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का जो एकीकरण है 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। इटली की राजधानी कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इटली की जो राजधानी है वह रोम है। काउंट कपूर की मृत्यु कब हुई थी? 1870 ईस्वी में काउंट कपूर की मृत्यु हुई थी। इटली तथा जर्मनी यूरोप महाद्वीप में है। इटली तथा जर्मनी यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस सम्मेलन में हुई? तो बुर्बो वंश की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। मिलान करे आगे क्वेश्चन जो है। मेजनी का संबंध जो है किससे? मेजनी का जो संबंध है किससे है? 1815 से है। मेटरनी का संबंध 1848 से। और इटली का पतन 1871 में। सेडान का युद्ध जो 1870 ईस्वी में हुआ था। सेडान का युद्ध। अगला मिलान चिन्ह जो है कोसुथ जो है ना हेगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसुथ कौन था? हेगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद में एडियानोपोल की संधि कब हुई? एडियानोपोल की संधि। एडियानोपोल की जो संधि है 1829 ईस्वी में हुई। उसके बाद में जो है यूनान की संधि जो है कब हुई? यूनान की जो संधि है 1832 ईस्वी में हुई। और अगला जो क्वेश्चन है पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? पोलैंड में आंदोलन जो है वो हुआ था 1863 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन इटली का एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली का एकीकरण का पैगंबर जो है वो कौन है? बताना है 48 नंबर। मेजनी है इटली का एकीकरण का पैगंबर। इटली का एकीकरण का पैगंबर जो है वो मेजनी है। ठीक है। शास्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण किसने किया? शास्त्र क्रांति के द्वारा। सहस्त्र किसने किया था? ऑप्शन नंबर 48 क्वेश्चन के हैं।
गैरिबाल्डी होगा आंसर। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? गैरिबाल्डी की जो जीवनी है वह किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिख डाली। वाह। घेटो शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के शहरों में किस धर्म के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था? घेटो शब्द मध्यकालीन यूरोप के शहरों में किस धर्म के लोगों के लिए किया जाता था? यहूदियों के लिए घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूरोप जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब अगला चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे कल, हो जाएगा कल। लेसन 2 चैप्टर होगा समाजवाद एवं राष्ट्रवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। जय हिंद।